नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2016 के मोदी सरकार के उस बड़े फैसले की जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 1000 और 500 रुपए के नोट के चलन को बंद करने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक करीब 58 याचिकाएं दायर की गई थी। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। विपक्ष ने याचिकाकर्ताओं के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि यह सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था। आरबीआई एक्ट का उल्लंघन करने की बात भी इसमें कही गई। याचिकाकर्ताओं की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार तो कर लिया था उस समय, लेकिन तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। बाद में धीरे धीरे सुनवाई शुरू हुई और 6 साल के बाद आज जो फैसला आया है वह फैसला ऐसा है जिसे सुनाते हुए सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और साथ ही सरकार के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि आरबीआई के साथ मिलकर सरकार पिछले 6 महीनों से बातचीत कर रही थी और सारी संभावनाओं को जांच करने के बाद ही फैसला लिया गया। कोर्ट को आज यह फैसला करना था कि सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला किया है उसमें प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं किया गया था। तो आज कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पूरी तरीके से सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, यानी यह जो फैसला था वो संवैधानिक तरीके से लिया गया था। जिन लोगों को भी यह उम्मीद थी कि 1000 और 500 के पुराने नोट फिर से चलन में आ जाएंगे, उनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये जो उन्होंने कहीं छुपा के रखे थे फिर से काम में आ जाएंगे, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी यह उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो गई है। टेरर फंडिंग, हवाला और ब्लैक मनी के चलन को रोकने के लिए सरकार का यह फैसला सही था, यह तो साबित हो चुका है। लेकिन आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था, क्या वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका है? क्या कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष इस बात को मान लेगा कि नोटबंदी का फैसला सरकार का सही था, या अभी भी विरोध करेगा कि जैसा कि कांग्रेस ने विरोध भी किया है? क्या सरकार की आर्थिक नीति के फैसले को न्यायिक समीक्षा हो सकती है? यह एक बड़ा सवाल है कि क्या आर्थिक नीति, अगर सरकार आर्थिक नीति का कोई फैसला करती है तो क्या वह न्यायिक जांच या उसके समीक्षा जो है कोर्ट उस पर कर सकता है या नहीं कर सकता? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ होंगे वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा जी, कांग्रेस की तरफ से अनुज आत्रे जी, और इसके अलावा ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ होंगे। उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उनसे परिचय भी करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं आज के इस फैसले पे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्यरात्रि 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये बयान है 8 नवंबर 2016 का। ये वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया तो एक बार तो मानो पूरा देश सन्न रह गया। नोटबंदी के इस फैसले को लेकर जहां कई लोगों ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, तो वहीं एक तबका उनकी कड़ी आलोचना कर रहा था। राजनीतिक पार्टियों में भी नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग रवैया देखने को मिला। रोजाना घंटों बैंकों के आगे लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते ताकि वो नोट बदल सके। उस वक्त पूरा देश हर बात की चिंता छोड़ नोट बदलवाने की चिंता में बैठा था। लोग एक निश्चित सीमा तक ही पैसे निकाल सकते थे। नोटबंदी के जरिए सरकार इस उम्मीद में थी कि बैंकों में जो पैसा आएगा वो सफेद धन होगा और जो पैसा बैंकों में जमा नहीं होगा उसे काले धन की श्रेणी में रखा जाएगा। जहां राजनीतिक पार्टियां मोदी के इस कदम को राजनीतिक गेम प्लान के रूप में देख रही थी, वहीं लोगों ने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई माना और उफ तक नहीं की। नोट बदलने का सिलसिला दिसंबर 2016 तक चला। मोदी सरकार के एक बेहद चौंकाने वाले कड़े फैसले यानी कि नोटबंदी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। नोटबंदी के खिलाफ शीर्ष अदालत में 58 याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अर्जियां खारिज करते हुए कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन नोटबंदी पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल यह है कि क्या नोटबंदी विरोधी दल अब शांत होंगे? क्या सुप्रीम फैसला नोटबंदी के नाम पर रुदने वालों के मुंह पर तमाचा है? क्या नोटबंदी के 6 साल बाद भी सरकार को घेरने का सिलसिला अब थमेगा? सवाल ये भी है कि क्या नोटबंदी पर सुप्रीम मोहर के बाद मोदी सरकार
आक्रामक होगी, क्या सरकार काले धन के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से चार्जेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था मगर उन्होंने फैसला किया है। तो ये तो मामला था और मामले के बाद चर्चाएं शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है और विरोध के बाद स्थिति जो है किस तरीके की है इस पर हम चर्चा करेंगे और क्या विपक्ष का जो विरोध है वो आगे भी जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, उससे भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या जिस उद्देश्य के लिए ये नोटबंदी की गई थी क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया, और अगर पूरा हो गया तो कैसे हो गया और विपक्ष क्यों आवाज़ उठा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी जुड़ गए हैं, अनुज आत्रे जी जुड़ गए हैं, आकाश जिंदल जी आप भी जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अनुज आत्रे जी से करना चाहूँगा। अनुज जी, पता है आप रास्ते में हैं और इसलिए वीडियो से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो विपक्ष ने जो विरोध किया है, मैं इसके पीछे जानना चाहूँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या कोर्ट ने जो फैसला किया है, आप लोगों की जो आपत्ति थी कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, कोर्ट ने साफ कर दिया है आज की नहीं, इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और 6 महीने से आरबीआई के साथ सरकार की बातचीत चल रही थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। बावजूद इसके आपका विरोध क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है अनुज जी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी जैसे संजीवनी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद, जो नोटबंदी के रूप में जो एक इन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात देश की जनता के ऊपर आर्थिक रूप से किया था। लेकिन देश की जनता को इतना नासमझ नहीं समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये स्पष्ट तौर पे क्लियर हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस चीज को बार बार जोर शोर से सबको सामने बता रही है कि 4 जजों बेंच ने जो टिप्पणी की है वो नोटबंदी की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको उन्होंने कहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) के आधार पर ठीक थी वो, लेकिन उसके परिणाम, उसके जो दुष्परिणाम हुए हैं नोटबंदी की प्रक्रिया के बाद जो दुष्परिणाम हुए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं उनको क्लीन चिट दी है। क्या बीजेपी और उनकी सरकार इस बात को स्पष्ट कर सकती है कि नोटबंदी के बाद के जो परिणाम देश की जनता को आज तक भुगतने पड़ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था टूट गई, जिस तरह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, जिस तरह से हमारी जीडीपी गिर गई, जिस तरह से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, उसके पीछे जो संगठित क्षेत्र था वो तबाह हो गया, एमएसएमई हमारा बर्बाद हो गया है। ये सब जो इसके दुष्परिणाम की वजह से देश की जनता को आज भी दंश झेलना पड़ रहा है, आज भी हमारी जीडीपी नहीं सुधर पाई है, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है लगातार लड़खड़ाई हुई है उस नोटबंदी के एक गलत निर्णय की वजह से। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, वहां तो सारी बातें वहीं की वहीं खड़ी हैं। आज भी हम उस सवाल को उठा रहे हैं और आज भी देश की जनता उस दंश को झेल रही है। लेकिन अनुज जी, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब देती है कि ये नोटबंदी एक बहुत बड़ा गलत कदम था। ठीक है, आपने आरबीआई एक्ट के तहत एक कदम उठाया, लेकिन उसके परिणामों के प्रति आपने जो देश की जनता को नुकसान हुआ है उसके नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या वजह थी जो काला धन वापस उसके साथ बोला गया था कि खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन नोटबंदी के दौरान ही हमने देखा है कि स्विस बैंक में लगभग 300 लाख करोड़ रुपए अधिक जमा हुआ है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? जो ये
आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात की गई थी। लगातार हमने देखा 2016 से लेकर के 22 तक देश ने लगातार बड़े बड़े आतंकवादी हमले झेले हैं, जिसमें पुलवामा भी हुआ है, उरी भी हुआ है, पठानकोट भी हुआ है, नक्सली हमले भी लगातार बढ़े हैं, चाइना की तरफ से भी घुसपैठ बढ़ी है। ये सब कहां से खत्म हो पाई है? चलिए, आपने बड़े सवाल उठाए हैं और पत्थरबाजी खत्म हुई है, पीएफआई बैन हुआ है, पीएफआई जैसे संगठनों पे बैन हुआ है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पे लगाम लगी है, उसकी चर्चा आपने नहीं की। अमिताभ सिन्हा जी हैं हमारे साथ, अधिवक्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए वह हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, क्या जवाब देंगे आप? उद्देश्यों को लेकर के नोटबंदी की गई थी, क्या आपको लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो गया? क्योंकि जो प्रक्रिया, कोर्ट ने जो आज फैसला किया है वो फैसला ये दिया है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रक्रिया का पालन तो किया गया है लेकिन उद्देश्य पूरा अभी नहीं हुआ है। क्या बताएंगे आप, हमारी जो दर्शक हमारे हैं, क्या उनको आप बताएंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर के नोटबंदी की गई थी उन उद्देश्यों को पा लिया गया है या अभी भी उसमें टाइम लगेगा? मुकेश जी नमस्ते। एक तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि मेरा यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में आने का जो एक कारण मुख्य रूप से है वो ये है कि इसका कानूनी पक्ष मैं अपनी दृष्टि से रखना चाहता था। जी। और जो आज का जजमेंट आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस जजमेंट के बाद कम से कम अब जो ऐसी राजनीतिक पार्टियां अपने किसी भी जिसको बोलते हैं कि ब्रांड इक्विटी जिसका खत्म हो रही हो विपक्षी पार्टियों का, तो जुडिशरी का वो उपयोग करती हैं, वो अब कम से कम बंद करें। क्योंकि भारतीय संविधान में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनी है जिसमें कि शक्ति संतुलन की बात करती है। भारतीय संविधान में जो मनीषियों ने वैसा व्यवस्था बनाई है कि शक्ति संतुलन होगा कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। जी। तो अब इसमें हर एक चीज पे जुडिशियल एक्टिविज्म को पोक करना, उसको जगाने की कोशिश करना विपक्षी पार्टियों का, मुझे लगता है कि ये अब इसके ऊपर में पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये जो ये फैसला था नोटबंदी का, वो एक पूर्णतया जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 50 में और आर्टिकल 122 में ये 123 में माफी चाहता हूँ, 123 में जो कहा गया है वो सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव के पास, सरकार के पास एक बहुत बड़ी अधिकार शक्ति आती है कि यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करती है सरकार, तो जुडिशरी उसको कभी भी एग्जामिन नहीं कर सकती उसकी वैलिडिटी। ये बात एस्टैब्लिश्ड है और इसके कारण ये कार्यपालक और एक फैसला था और वो कारण उसके बहुत सारे थे और वो कारण जो है आज भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि जो पिछली सरकारों में लगातार काला धन का एक्यूमुलेशन हुआ था और खास करके जो जानकारियां आई थी कि नोट एक नंबर के नोट कई जगह से छप के आ रहे थे और साथ में ये भी एक बहुत ही संवेदनशील जानकारी है कि भारतीय नोटों की छपाई जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से हो रही थी। तो कितना बड़ा एक देश की सुरक्षा से खतरा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो विपक्षी पार्टियां तो कभी नहीं चर्चा करेंगी और भारत के अपने एक गोपनीयता का भी एक सरकार का एक मानदंड होता है, उसके लिए उसने एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक बहुत साहसिक निर्णय लिया और उसके बाद ये लोग चूंकि उसमें कुछ कर नहीं पाए तो न्यायपालिका पे चले गए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो तय करने वाला विषय है, जो तय करने वाली संस्था है, वो है भारत की जनता। भारत की जनता ने 2019 में दोबारा यह स्पष्ट कर दिया कि जो नोटबंदी थी वो बहुत सही थी और 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इन लोगों ने मुद्दा उठाया, उसमें भी प्रदेश की जनता ने अलग अलग प्रदेशों में पूरी तरीके से रिजेक्ट किया भारतीय विपक्ष के इस मानसिकता को, क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बड़े बड़े राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा काला धन उसमें गायब हो गया, उसमें उन लोगों को कुछ कहते बन नहीं रहा था, तो उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया। मेरी सिर्फ इतनी इस विषय पे जो एक टिप्पणी होगी मुकेश जी कि ये एक अलग कार्यपालक व्यवस्था है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसको कि सरकार ने अपने ड्यू प्रोसेस से पालन किया। अब उसमें यदि इनकी अपनी परेशानी हुई विपक्षी दलों की, तो वो उसके लिए उसको जनता के न्यायालय में जाए और जनता के न्यायालय ने जो भी फैसला कर दिया उसको स्वीकार करें। न्यायपालिका का इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इसमें कोई इंटरफेयर करेगी।
इसीलिए अब कम से कम अब सीख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मेरा एक सवाल था कि क्या आर्थिक नीति पर अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो भी एक बड़ा सवाल नहीं था। हो सकती, नहीं हो सकती, इस पे आपने साफ कर दिया। आकाश जी के पास मैं जाना चाहूंगा, लेकिन अमिताभ जी, एक सवाल मेरा आपसे और भी होगा। जो अनुज जी ने जो सवाल खड़े किए कि जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि टेरर फंडिंग जो है वो रुक गया इससे, इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग थी वो हो रही थी, हवाला के रैकेट के जरिए जो है पैसे आ रहे थे, वो सारी चीज़ें भी इस नोटबंदी के कारण जो है वो काबू में आई और बहुत सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हुई। अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा? जी, मैं छोटा सा इंटरवेंशन चाहता हूं इसमें जवाब के नाते। जी, अब मेरे ये मित्र हैं अनुज जी, पता नहीं वो किस तरीके का चश्मा लगाते हैं। देश में लोगों ने देख लिया टेरर फंडिंग का जो कितना बड़ा दम घोटा गया है, और देश भर में जो पहले आम होता था बम कहीं भी फूट जाए, कहीं भी हर जगह लिखा रखता था कि लावारिस वस्तुएं ना छुएं क्योंकि बम हो सकता है। बिल्कुल, कहीं भी बम फटना, मतलब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हर जगह अपनी जगह बचा चुका था। और क्या ये आम जनता को लगता नहीं है कि उसके वजह से जो टेरर फंडिंग है उसकी पूरी की पूरी गर्भनाल, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट गया, और उसकी वजह से देश में आज एक आम जनता सुरक्षा के इसमें चादर में अपनी सांस ले रही है। इसी की वजह से विपक्ष धीरे धीरे देश में इरेलेवेंट होता जा रहा है, वो जनता के नब्ज तो नहीं पढ़ पा रहा है, और इस तरह के बोगस और बोगी इश्यूज के ऊपर में आगे बढ़ते हैं लोग, और उसकी वजह से दोबारा पिटते हैं। बिल्कुल, और 1.5 लाख करोड़ जो है वो ब्लैक मनी भी सरकार ने नोटबंदी के बाद से जो है वो आया है, सरकार ने कलेक्ट किया है। ये भी आज रविशंकर प्रसाद जी जब पीसी कर रहे थे तो उन्होंने इसमें बताया। आकाश जी के पास जाना चाहूँगा। आकाश जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये तो आप सब आपसे जानेंगे ही, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद से इकोनॉमी ने जिस तरीके से मूव किया, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़े और जिस तरीके से हम एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन के उभरे, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का इसमें एक अहम योगदान था? नोटबंदी के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाई, और आज अगर भारतीय अर्थव्यवस्था और भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें नोटबंदी का भी एक अहम भूमिका है। एक जी, आकाश जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से जरा आवाज बढ़ाएं आकाश जी की। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, अब पहुंच रही है। जी जी जी, मुकेश जी, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले तो जहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम पूरा सम्मान करते हैं, और देखिए मैं कोई लीगल व्यक्ति नहीं हूं, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर पूरा सम्मान करते हुए किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। अब आ जाती है इकोनॉमिस्ट वाली बात। यहां बहुत कुछ है मेरे पास बोलने को, और उससे बोलना चाहूंगा। बिल्कुल आपने कहा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल आप सही ट्रैक में। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मैं बिल्कुल बताऊंगा कि नोटबंदी ने कैसे हमको हेल्प किया है आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में। और मुकेश जी, आप बिल्कुल सही ट्रैक में, ना सिर्फ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि आने वाले 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। आज जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 6% के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है, जबकि पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2 से 2.5% एक्सपेक्ट की जा रही है। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की रोल मॉडल इकोनॉमी से जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है 1%। जर्मनी और यूके जैसी इकोनॉमीज, जो जर्मनी तो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है 2023 में -0.6%। अब नोटबंदी ने हमें कैसे मदद की है? देखिए, नोटबंदी और उसके बाद जो फैसले लिए गए कि कैश ट्रांजैक्शंस कितनी अलाउ करनी है, कितनी नहीं, कितनी ट्रांजैक्शन थ्रू ऑनलाइन होनी है, बैंक के थ्रू होनी है, उससे क्या है, काला धन इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ, एक उनके अंदर घबराहट आई, और लोग सही रास्ते पे आ गए, व्हाइट की ट्रांजैक्शन आनी शुरू हो गई। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा है, उसका प्रूफ क्या है? इनकम टैक्स की रिटर्न उसके बाद बढ़ी है, टैक्स कलेक्शन उसके बाद बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सी ट्रांजैक्शंस अब नेट में आती जा रही हैं, और सबसे बड़ा प्रूफ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ देश मूव किया है। अब जहां भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गई, वहां टैक्स की चोरी तो साथ ही साथ रुक गई, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है।
उस पर जीएसटी भी जाएगा, उस पर इनकम टैक्स भी जाएगा, तो बिल्कुल। उसने देश को जो है तरक्की का रास्ता दिया। दूसरा, एक मैसेज बहुत बड़ा पहुंच गया लोगों के अंदर कि काला धन का जो काम करते थे वो दिन लग गए हैं। अब सिस्टम से आपको तरीके से टैक्स पे करना है, कंप्लायंस कीजिए, टैक्स पे कीजिए और तरीके से रहिए। और आज की तारीख में टैक्स कंप्लायंस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल आकाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये चीज़ मुझे लगता है कि केवल आम आदमी पे ही लागू हो रहा। हम और आप तो पहले भी टैक्स देते थे, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते थे या जो ब्लैक मनी रखते थे उस पर किसी भी तरीके का लगाम मुझे नहीं लगते दिखा, कि या कहें जो पूरी तरीके से नहीं लग पाया है। पार्थ चटर्जी का मामला लिए चाहे अभी जो ईडी इतनी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स के इतने छापे पड़ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में नोट निकल रहे हैं, उनके पास नए नोट निकल रहे हैं, तो ये फिर सिस्टम में कैसे आ रहा है? ब्लैक मनी जो है ये तो पूरी तरीके से बंद नहीं हो, पुराने नोट आपने बंद कर दिए, पुराने का चलन, लेकिन जो सिस्टम था, सिस्टम पे तो कहीं पे रोक, मुझे नहीं लगता है कि इस सिस्टम पे कहीं रोक लगा पाया है नोटबंदी। जी, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा जी। अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी ऑफिसर का कोई स्कैम है तो आज की तारीख में उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को, कि वो स्कैम्स जो है अनर्थ हो रहे हैं। मैं किसी स्पेसिफिक स्कैम के बारे में नहीं बात कर रहा। अब जो स्कैम्स अनर्थ हो रहे हैं, जहां चीजें पकड़ी जा रही हैं, आइडेंटिफाई हो रही हैं, वहां तो चीजें देश के सामने आ रही हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अल्टीमेटली जब चीजें सारी डिजिटल इकोनॉमी में जाएंगी, कोई भी व्यक्ति, यहाँ कोई भी एबीसी व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर वो करप्शन करेगा तो कहीं ना कहीं ट्रैक होगा। क्योंकि देखिए मुकेश जी, है क्या, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट करने के लिए आज केवाईसी के बिना इन्वेस्टमेंट कहीं होती नहीं है। तो केवाईसी में पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है। तो बेनामी करेगा तो बेनामी के रेगुलेशंस आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से शायद कोई पॉलिटिशियन, कोई भी एबीसी पॉलिटिशियन हो, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा, या गवर्नमेंट ऑफिसर अभी भी करप्शन शायद कर सकता है, लेकिन उस करप्शन के पैसे को इन्वेस्ट कहां करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके लिए नाम चाहिए, उसके लिए केवाईसी चाहिए, उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए। हर ट्रांजैक्शन पे तो आज केवाईसी आ गए, तो कहीं ना कहीं अड़ंगे तो आगे हैं। इसीलिए शायद लेकिन आकाश जी, कैश ट्रांजैक्शन तो आज भी चल ही रहा है, कैश ट्रांजैक्शन तो चल ही रहा है ना, तो उसमें तो किसी भी तरीके का केवाईसी नहीं चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन मुकेश जी ऐसा है, बैंक में अगर आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो देखिए आप भी जानते हैं 50,000 से ज्यादा बिना पैन कार्ड के अलाउड नहीं है। और भी कई जगह अगर खरीदारी करना चाहते हैं, परचेजिंग करना चाहते हैं, वहां भी 50,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन जो है अलाउड नहीं है। आज जो है अगर किसी रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल में जाते हैं, 50,000 से ऊपर का बिल है, वो भी पैन कार्ड मांगता है। तो वो चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। बहुत जगह तो ऑनलाइन पेमेंट, तो ये सारी चीजें आकाश जी, मैं अमिताभ जी के पास जाना चाहूँगा। अमिताभ जी, ये सारी चीजें तो पहले भी थी, नोटबंदी के पहले भी ये सारी चीज़ें थी। रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, 50,000 से ज़्यादा अगर आप जमा करते थे बैंक में तो आपको उस समय भी पैन कार्ड आपको बताना पड़ता था अपना। और जो चीज़ें आकाश जी आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि पहले भी थी। थोड़े बहुत नियम चेंज जो है वो हर एक सरकार में, हर एक टाइम में होता रहता है, लेकिन पूरी तरीके से ब्लैक मनी पे अगर आप कहें जो पूरी तरीके से रोक लग गई नोटबंदी के फैसले के बाद, जो है ब्लैक में जो पहले लोग 1000 और 500 रुपये के नोट जमा करते थे, अब 2000 के नोट जमा कर रहे हैं, तो एक तरीके से तो आसान हो गया। क्या आपको लगता है, अमिताभ जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अभी इस फैसले में और भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है? एक अच्छा कदम था नोटबंदी, लेकिन पूरी तरीके से जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ और चेंजेस होने जरूरी है इस फैसले में, या कुछ और कड़े फैसले लेने चाहिए सरकार को? मुकेश जी, एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है मेरी दृष्टि में, वो ये है कि जब पूरी व्यवस्था सड़ने के कगार पर पहुंच गई हो तो वहां कोई जादूगर की जादू की छड़ी नहीं है कि आपने छड़ी घुमाई और सिर्फ उसके बाद फिर सारा काम जो है वो सेट हो गया। इतनी व्यवस्था सड़ी गली हो गई थी आर्थिक स्तर पे ही नहीं, लगभग हर स्तर पे पिछले 70 सालों में से 60 साल जो एक व्यवस्था बनी वो गैर जिम्मेदारी वाली व्यवस्था रही। और जो मैंने अभी पिछले अपने हिस्से में इस वक्तव्य में कहा भी कि जो नोट छापने की जो प्रक्रिया थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर की जा रही थी। कितना बड़ा ये एक तरीके का आपराधिक दृष्टिकोण है देश के प्रति। अब उसमें मैं आता हूँ, ये जो लास्ट जो आपने पूछा, देखिए प्रकृति में कोई भी चीज पूर्ण विराम के साथ सही नहीं माना जाता। प्रकृति जो है वो परिवर्तन चाहती है। इवोल्यूशन दाई नेम इज ह्यूमैनिटी। हम जब इवॉल्व, ये एक बहुत साहसिक और बड़ा कदम था।
इसमें जो भी चीजें आएंगी सामने, अब इतना बड़ा है संविधान जिसको लोग कहते हैं कि ये तो सैक्रोसेंट है, ये तो एक पूर्ण रूप से अपने आप में संपूर्ण ये एक दस्तावेज है संविधान, लेकिन उसमें भी संशोधन होते हैं, उसमें भी इतने संशोधन हो रहे हैं। संशोधन हो, लेकिन उसका स्पिरिट क्या हो, उसकी आत्मा ये है कि हमें सुधार करना है। और वो इस बार इस नोटबंदी के इस साहसिक फैसले में ये तय हुआ, देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि हम चाहे कम वक्त में हम देश को और देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए कृत संकल्प हैं। हाँ, अब समय के हिसाब से कुछ जरूरतें और आएंगी तो शायद और बदली जाएंगी, और इसके लिए विपक्ष तो ये न्यायपालिका का सहारा लेके एक तरीके का बचकानी हरकत जो करता है, इससे ये कुछ सुधार नहीं होगा। सुधार होगा तो वो व्यवस्था में अपने आप फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम से लोग भी फीडबैक देते हैं। ये सिस्टम बहुत ओपन सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति मेल के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या चिट्ठी के थ्रू फीडबैक देता है तो उसको फिर एक एक्नॉलेजमेंट भी आता है। ये मैं आपकी जानकारी अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को अपने इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाया था, तो उसमें समय देना चाहिए और समय के बाद ये ठीक होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चीज अपने आप में पूर्णतया परफेक्ट है, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तारीफ की है कि इतना बड़ा साहसिक कदम उठाना कोई अरे सरकार और अरे नेता के हाथ में नहीं होना था। इसलिए मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं, एक देश के जागरूक न्यायप्रिय नागरिक के नाते कहना चाहता हूँ कि अब देश जो है वो यू टर्न नहीं लेगा। भारतीयता का पुनर्जागरण हो चुका है और देश जो है वो यू टर्न वापिस कभी नहीं लेगा ये ऐसे साहसिक कर्मों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक नीति के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो कि नहीं हो, इस पर आपने अपनी राय रख दी, बीजेपी ने रख दी। मुझे लगता है कि अनुज जी, मैं आपसे भी इस पर राय चाहूँगा। क्या जो सरकार जो हर एक फैसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन क्या आर्थिक नीतियों के फैसले, क्योंकि नोटबंदी का जो फैसला था अब 2016 में वापस जा करके टाइमलाइन में पीछे जा करके चेंज तो नहीं किया जा सकता था, जैसा कि आज कोर्ट ने भी कहा, लेकिन जो प्रक्रिया पालन की गई थी उस प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर आज उन्होंने फैसला किया। क्या आपको लगता है कि आर्थिक नीति के जो भी फैसले सरकार लेते हैं उसको भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समीक्षा हो सकती है या किया जाना चाहिए? कोर्ट में कोई भी हर मैटर ले जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और सरकारों के मामले निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। और जहां जनता को अपने या किसी भी संस्था को अपनी संतुष्टि नहीं होती, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज ये कोर्ट का निर्णय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ पर तपा रही है, खुश हो रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम किया जा रहा है। जबकि आज इनको चाहिए था कि देश की जनता के आगे आकर के माफी मांगते कि जिस तरह से आज हम लोग आर्थिक रूप से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। देश हमारा जो आज तक वो 6 साल हो गए नोटबंदी की इसके दंश को हम लोग उभर नहीं पा रहे। बात हो रही थी अभी काले धन की, तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि क्या कारण हो गया कि 300 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में बढ़ गया। तो ये बता दीजिए सफेद धन बढ़ा है वहां पर या काला धन बढ़ा है। हालात ये है कि जब हमारी जीडीपी नोटबंदी के बाद तुरंत अगले क्वार्टर में गिर गई थी और उसका असर आज तक नहीं हम ऊपर है, लगभग 2% के करीब हमारी जीडीपी गिरी थी, हम आज तक नहीं उससे ऊपर के आगे। लेकिन आकाश जी का कहना है वो तो स्थिति सुधरी है उसके बाद से। आकाश जी, स्थिति जो बिगड़ी थी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये बताइए। जो स्थिति पहले बिगाड़ी और वो उसके आज तक हम लोग जो है उस चीज को झेल रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट आकाश जी, आपकी आवाज फिर से डिस्टर्ब हो रही है। देश में गरीबी बढ़ी, देश में बेरोजगारी बढ़ी। आज बेरोजगारी आज जो है शहरों में 10% पहुंच गई है और ओवरऑल जो है 8%, 8.3% है गरीबी। ठीक है अनुज जी, एक बार आकाश जी के पास जाते हैं। आकाश जी जी, मेरा जवाब यही है कि नोटबंदी और नोटबंदी के बाद के जो तमाम फैसले हुए हैं उसने ब्लैक मनी को इंपैक्ट किया, क्योंकि उसके बाद के जो फॉलो अप डिसीजंस है मैं उसकी भी बात करना चाहूंगा। जैसे जीएसटी नोटबंदी के बाद आया, जीएसटी को भी मैं उसी सीरीज में एक कदम जो सरकार ने अपनाया है जिसकी वजह से ब्लैक मनी कम हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस मॉनिटर्ड हो गई है। अब देखिए सरकार ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट उसका हो गया है। अब डिजिटल रुपी में जो ट्रांजैक्शंस होंगी सारी की सारी मॉनिटर्ड हो जाएंगी, सारी की सारी होगी कहां से गया है, कहां से आया है पैसा, तो वो सारी मॉनिटर्ड होंगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में
एक मेजर इंक्रीज नोटबंदी के बाद हुई है, ये हम सब जानते हैं, इसके रिकॉर्ड्स हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो टैक्स चोरी हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in का मानना है कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी उसकी वजह से पूरा खत्म हो गया, बट ब्लैक मनी खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। जो ब्लैक मनी नाम का कैंसर या बीमारी हमारे देश में मुकेश जी इतने सालों से फैली हुई है, मैं ये नहीं मानता कि एक कदम से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी या पूरी तरह ठीक हो सकती है, बट उस ब्लैक मनी के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रहार था। इसीलिए मैं इस चीज को रिट्रेट कर रहा हूं कि जो ब्लैक मनी का काम करने वाले, काले धन का काम करने वाले लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज उन तक पहुंच गया कि हाँ, अब हमारे दिन लग गए हैं, अब सुधरने का वक्त आ गया है। तो एक बड़ा मैसेज डिलीवर हो गया है। और नोटबंदी के बाद में जो अलग अलग स्टेप्स इस करंट गवर्नमेंट ने लिए हैं, चाहे इस सरकार ने अपने पहले चरण 2019 के बाद जो लिए हैं, वो सारे के सारे ब्लैक मनी को एलिमिनेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस ला रहे हैं कि हाँ, अब प्रॉपर साफ सुथरा व्हाइट मनी का काम किया जाए। अब बहुत जगह तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंडेटरी हो गई हैं। इतनी जगह ऐसी हैं जहां आप कैश से पेमेंट कर ही नहीं सकते, वहां ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 चीजों का एक प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस भी ऑनलाइन हो गया, तो 9 की 9 पहले की चीजें सारी की सारी रिकॉर्ड में आ गई। उससे कैसे कोई अलग हो सकता है? साथ ही साथ केवाईसी के प्रोसेस को भी ज्यादा सीरियसली रीइंफोर्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के ऊपर लगाम लगी है। ब्लैक मनी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक बिल्कुल सही कहा आकाश जी। सरकार का उद्देश्य अच्छा था, सरकार का इंटेंशन जो है वो अच्छा था, और नोटबंदी के जो उद्देश्य थे हालांकि पूरी तरीके से वो अभी तक नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन जितना भी हुआ है वो भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए, हमारे आपके सब के लिए अच्छा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में अपनी राय रखने के लिए आपका अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज आत्रे जी आपका भी धन्यवाद, और आकाश जिंदल जी आपका भी धन्यवाद। तो सरकार ने जो फैसले, आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया सरकार के, उस फैसले को लेकर के जो नोटबंदी का था वो फैसला सही था, और बिल्कुल जिस प्रक्रिया का पालन करके इस फैसले को लिया जाना चाहिए था उसी प्रक्रिया का पालन किया गया था इस फैसले को लेने में। और जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था वो उद्देश्य भले ही पूरी तरीके से पूरा ना हुआ हो, लेकिन जिस दिशा में भारतीय इकोनॉमी जा रही है उसमें यह लगता है कि नोटबंदी का फैसला उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।